वेलकम टू आवर चैनल आई के एजुकेशंस। ये लेक्चर सीरीज जिसमें हम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। दिस लेक्चर सीरीज इज प्रिपेयरिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। हम सिंपल एंड आसान वे में आपको इंडिया के इतिहास को समझाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है द एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और आपका सपोर्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करके आगे शेयर करना। यूरोपियन पावर में जो सबसे पहले इंडिया में आए हैं वो पुर्तगीज है। फिर उनको है ना जो अदर यूरोपियन पावर्स है उन्होंने फॉलो किया है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये बताया था कि अरब जो है, अरब मर्चेंट्स जो है वो है ना इंडिया से ट्रेड किया करते थे, और बहुत सारे जो अरब मर्चेंट है वो जो इंडिया के जो साउथ का कोस्टल रीजन है जैसे कि मालाबार है या फिर कोरोमंडल कोस्ट है, यहाँ पे सेटल भी हो चुके थे। यही नहीं बल्कि है ना साउथ ईस्ट एशिया में भी वो सेटल हो चुके थे। ठीक है, 7वीं सेंचुरी के बाद से। और इंडिया का जो सामान है जैसे कि जो ट्रेड हुआ करता था इंडिया से, तो यहाँ से बहुत सारा सामान अरब परचेज किया करते थे, जिसमें ना यहाँ से स्पाइसेस जो मेन आइटम है, इसमें इसके बाद कॉटन है, कपड़े हैं, हाथी दांत है जिसे हम आइवरी कहते हैं। इसके अलावा है ना बहुत से प्रेशियस स्टोन्स है, मोती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ से वो मतलब परचेज किया करते थे। फिर वो है ना गल्फ ऑफ एदन के जरिए से, गल्फ ऑफ ओमान के जरिए से ना इराक वगैरह, इराक या ईरान के मार्केटों में पहुंचते थे। वो जो मार्केट हुआ करते थे ना एकदम कोस्टल रीजन पे से बने हुए थे, अब वहां पहुंचते थे। अब वहां पे क्या होते थे, वहां पे ना यूरोप के जो मर्चेंट है, यूरोप के जो ट्रेडर्स है, वो बाय लैंड रूट से है ना इराक और ईरान की जो मार्केट है वहां आते थे। और जो अरब ट्रेडर्स है जिन्होंने इंडिया से सामान लेके आया है उनके हाथों सामान लेते थे और उसको यूरोप पहुंचाया करते थे। यूरोप में है ना जो बड़े मार्केट है, एक वेनिस है, एक जेनुआ है, ये बड़े मार्केट है। ये जो ट्रेडर्स है यूरोप के, वो इन मार्केट में है ना ये सामान बेचा करते थे। वहाँ के जो लोकल ट्रेडर्स है, लोकल मर्चेंट है, वो इनसे खरीदते थे और इस तरीके से यूरोप के पब्लिक तक ये माल सामान पहुंचा करता था। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अभी हम बात करने वाले हैं कि वास्को डी गामा ने क्या किया है। इंडिया का जो मतलब वो इंडिया का जो लैंड बाय सी के जरिए उसने रूट तलाश किया था इंडिया का। ठीक है ना, तो वहां से फिर है ना मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री शुरू हो जाती है। फिर क्योंकि बाद में फिर पुर्तगीज आ गए, फिर बाद में दूसरे नेशंस आ गए, और फिर यहाँ से इंडिया की हिस्ट्री शुरू हो जाती है। तो वास्को डी गामा जो इंडिया में आया है ना, इससे पहले है ना बहुत सारी चीजें हुई है यूरोप के अंदर। वास्को डी गामा को तो ये तो रिजल्ट है उन एक्टिविटी का जो यूरोप में हुई है। वास्को डी गामा को डायरेक्ट फायदा पहुंचा है उसका। हमें जब वास्को डी गामा इंडिया में आया है ना, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि वास्को डी गामा से पहले कितने लोगों ने स्ट्रगल किया है, कितने लोगों ने मेहनत की है। वो मैं अभी उनके बारे में बताऊंगा, फिर वास्को डी गामा के बारे में बताऊंगा। लेकिन एक चीज ये समझिए, वास्को डी गामा जो इंडिया में आया है ना, उसकी जो मदद किया है ना अहमद इब्न माजिद करके है ना, एक गुजराती पायलट था, सेलर था, उसने किया है, और उसकी मदद से वो इंडिया में आया है। तो ये एक इमेजिनरी इमेज है अहमद इब्न माजिद की। ये उस वक्त है ना, ये गुजरात का था, ये उस वक्त है ना अफ्रीका का जो कोस्टल रीजन है वेस्ट ईस्ट का, वहां पे था। तो वास्को डी गामा जब वहां पे आया है तो इसने इसको गाइड किया था। शायद बहुत सारे पैसे लिया होगा उसने, या कुछ ना कुछ उसको ऑफर किया होगा, क्योंकि ये चीजें है ना इतनी आसान नहीं थी कि कोई आपको है ना ये मतलब समंदर के राज बता दे, रूट बता दे, ये नहीं बताता था कोई। हाँ, ठीक है। अब देखिए, हम वास्को डी गामा से पहले जो पुर्तगाल में जो स्ट्रगल हुआ है, या यूरोप के अंदर जो स्ट्रगल हुआ है लैंड रूट के बारे मतलब सी रूट के बारे में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फिर हमको समझ में आएगा बहुत सारी चीजें। तो पहले हम बात करते हैं प्रिंस हेनरी की और पुर्तगाल का। देखिए, इसका टाइम पीरियड है ना बहुत पहले का। वास्को डी गामा से है ना जब वो आया ना, वास्को को 36 साल 38 साल पहले ये इसकी डेथ हो गई थी। लेकिन इसने बहुत काम किया है नेविगेशन के अंदर, जो इसीलिए इसको है ना नेविगेटर का खिताब दिया गया है। प्रिंस हेनरी ऑफ नेविगेटर कहा जाता था इसे। इसने क्या किया है, इसने सबसे पहले ये काम किया है कि इसने जितने भी जो नेविगेटर हुआ करते थे या सेलर्स हुआ करते थे, उनके लिए एक साइंटिफिक लाइन पर एक स्कूल कायम की थी, ताकि वहां पे उनको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती थी। ठीक है, और उनको पेट्रोनाइज भी किया करता था, शिप प्रोवाइड करता था, पैसे प्रोवाइड करता था, नॉलेज प्रोवाइड किया करता था, और और भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो उनको प्रोवाइड किया करता था। ये तो एक चीज। दूसरी चीज कि देखिए,
आज हम है ना पूरे दुनिया को जानते हैं, हमें पता है कहाँ पे, हमारे पास मैप है पूरी दुनिया का। लेकिन उस टाइम पे 14 से आज से 6-7 साल पहले, माफ कीजिए 600 साल पहले, 700 साल पहले, ये जो मैप था इंडिया का, मतलब वर्ल्ड का, ये इससे कोई वाकिफ नहीं था, ये ऐसा बना हुआ नहीं था। पता नहीं था किसी को कि कहाँ पे कौन सा मतलब किसके बाद कौन सी कंट्री है, कहाँ सिचुएटेड है, ये नहीं। हाँ, इतना जरूर पता था कि कौन सी कंट्री, चाइना के बारे में, इंडिया के बारे में, साउथ ईस्ट एशिया के बारे में, इनके बारे में सबको पता था। हाँ, ये कहीं ना कहीं ईस्ट के साइड पे लोकेट है, और क्योंकि ट्रेड हुआ करती थी यार बहुत, वो आगे भी बताने वाला हूँ बहुत सारी चीजें में। तो ये मालूम था, लेकिन मैप नहीं था। और सी के जरिए रास्ता मालूम नहीं था, कि समंदर में जब आप जाते हैं ना, तो आपको है ना कुछ पता नहीं चलता कि आप कहाँ जा रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है। समंदर का सफर जो होता है ना, वो सिर्फ है ना सितारों के जरिए तय किया जाता है, या फिर सितारों के जरिए तय किया जाता है। आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए इसने क्या किया है, साइंटिफिक लाइन पे स्कूल कायम किया है, वहाँ पे जितने भी जो सेलर्स थे वो उनको सिखाता था, और बहुत से मतलब मैप वगैरह बनाते दिए। तो जो भी सेलर्स है वो कहीं जा रहे हैं, कोई अगर से छोटे मोटे आइलैंड है या कोस्टल रीजन है, वो दरियाफ्त कर लेते हैं, तो उनके बारे में मैप वगैरह बना लेते थे। हाँ भाई, यहाँ से ये रास्ते पे जाएंगे तो ये मिलता है, ठीक है ना। फिर जो नेविगेटर्स है वो मतलब वो रास्ते में सफर कर रहे हैं तो बहुत सारी निशानियां छोड़ देते थे, कि हाँ भाई ये रास्ते से हम गुजरे हैं तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये टापू है, यहाँ पे ये दरख्त है, यहाँ पे ये झाड़ है, यहाँ पे ये समंदर गहरा है, यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा इन्वायरमेंट या बहुत सारी चीजें वो लिखा करते थे, या उसको है ना वो बता दिया करते थे आके, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें है ना, इस तरीके से मैप बना, ख्याली मैप, और ये सारा काम हुआ है। और इसी में फिर है ना जो बहुत से इक्विपमेंट हो लगते थे, जैसे कि सफर कर रहे हैं आप तो कंपास चाहिए आपको, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए समुद्री सफर के लिए, तो वो सारे ये मतलब बनाए गए हैं यहाँ पे। और इसके अलावा है ना, आप जब सफर कर रहे हैं तो आपको है ना एस्ट्रोलॉजी का जो नॉलेज है वो होना बहुत जरूरी है। आप बिना एस्ट्रोलॉजी के नॉलेज के है ना, एस्ट्रोनॉमी कह लो उसे, उसके नॉलेज के बगैर है ना आप है ना सफर नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए चांद की मूवमेंट के बारे में, आपको है ना जो हमारा जो नॉर्थ पोल है उसके बारे में, अदर जो स्टार्स है उसके बारे में, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये इसके टाइम पे हुई है यहाँ पे। अब देखिए इसकी मदद हो कि इसकी ना, इसके एफर्ट के जरिए से क्या हुआ है कि जो पूरा जो अफ्रीका का वेस्टर्न कोस्ट है वो दरियाफ्त हुआ है। हम देखेंगे कि इक्वेटर पे है ना 1471 में इक्वेटर पे पहुंचा गया है। फिर कांगो रिवर पर है ना 1481 में कांगो रिवर तक पहुंचा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ तक, और ये कल मैंने आपको बता ही दिया था ट्रेटी ऑफ टॉर्डेलिसेल्स के बारे में, कि इस तरीके से जो इस पे ना पुर्तगाल है उन्होंने है ना पूरी दुनिया को डिवाइड कर दिया था अपने रिलीजियस जेल्स की वजह से। अगला जो बंदा हमारे पास है वह है बार्थोलोमो डाइस। इसका क्या इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंट ये है कि इसने वास्को डी गामा के लिए रूट तैयार किया है। समझाता हूँ। देखिए मैंने आपको प्रिंस हेनरी के बारे में बताया था कि प्रिंस हेनरी के एफर्ट की वजह से ये जो रीजन जितना मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इतना रीजन यहाँ के जो आइलैंड्स है या जो कोस्टल रीजन है साउथ अफ्रीका का, उसके बारे में पता चला। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा था कि बहुत से सेलर्स थे जिन्होंने है ना अपने एफर्ट लगा के फिर यहाँ से है ना माफ कीजिए, यहाँ से इक्वेटर गुजरता है, उसके नीचे कांगो रिवर है, ठीक है। तो 1471 में यहाँ तक पहुंचा गया इक्वेटर तक, और फिर कांगो रिवर तक 1481 में 10 साल बाद यहाँ तक पहुंचा गया। फिर उसके बाद 1487 में बार्थोलोमो डाइज ने अपना सफर शुरू किया, और देखिए ये रूट से आते आते ये पहुंचा कहाँ पे, साउथ अफ्रीका के एकदम साउथ में, मोस्ट साउथ में, ठीक है ना। यहाँ पहुंच के ये आगे बढ़ने के लिए डर गया था, इसकी हिम्मत नहीं हुई, और ये वापस चला गया। और इस जगह का नाम इसने है ना रख दिया था कैप ऑफ टेम्पेस्ट। इसने जो इंफॉर्मेशन दी है, जो लिखा है बार्थोलोमो डाइस ने, जो बताया है, उसी को फिर लेकर वास्को डी गामा 1497 में निकला, वही रूट फॉलो किया जो बार्थोलोमो डाइस ने किया था, और उसी मुकाम पे पहुंचा जहां पे बार्थोलोमो डाइस यानी कैप ऑफ टेम्पेस्ट तक। इस जगह का उसने नाम चेंज किया और उसको रखा है कैप ऑफ गुड होप, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया हमारा वास्को डी गामा। फिर ये यहाँ से आगे निकला, सफाला मोजम्बिक पहुंचा, यहाँ पे उसको है ना जो गुजराती पायलट था उसने हेल्प किया, और उसकी मदद से, उसकी गाइडेंस से ये पहुंचा है कालीकत।
फिर कालीकत में है ना वहां का जो राजा था, राजा जमोरिन, नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसने उसका मतलब वास्को डी गामा का वेलकम किया, अपनी कोर्ट में बुलाया, दरबार में बुलाया, उनके दरमियान गपशप हुई, और फिर है ना ये फिर वास्को डी गामा वापस चला गया। तो वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? 21 मई 1498। डेट इंपॉर्टेंट है, जमोरिन का नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये याद रखना। हाँ, एक और नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर से ये पूछा जाए कि वास्को डी गामा को पेट्रोनाइज किसने किया था। कोई भी अगर से बड़ा एग्जाम है, यूपीएससी है, यूजीसी नेट है, सेट्स है, ये एग्जाम में है ना अगर से कोई मुश्किल क्वेश्चन हो, वास्को डी गामा पे नहीं पूछेगा, तो उसको जो पेट्रोनाइज किया है उस पे पूछेगा, किंग एमेन्युअल, ये नाम याद रखना। हर किसी को है ना पेट्रोनाइज कोई ना कोई किंग, कोई ना कोई प्रिंस ने किया है। बार्टोलोमो डाइस को भी किया था, लेकिन बार्टोलोमो डाइस को जिसने किया था वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वास्को डी गामा इंडिया पहुंचा है तो उसको जिसने पेट्रोनाइज किया है वो इंपॉर्टेंट है, समझे आप। अब देखिए एक चीज जो यहाँ मैं आपको समझाने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा आपको है ना मैं आपको है ना एक चीज है, मेरा खुद है ना एक डाउट, मेरा खुद एतराज है इस पर। अब बताता हूँ क्या है। तो देखिए आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, इवन है ना आपने है ना सिलेबस की बुक्स भी पढ़ी होंगी, तो उसमें ये लिखा हुआ है इंडिया डिस्कवर बाय वास्को डी गामा, या डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय वास्को डी गामा, इस तरीके से आपने लिखा हुआ और देखा होगा। क्या आपको लगता है कि ये सही है? मैं इसको बताऊंगा कि ये गलत क्यों है। क्या आपको लगता है, अगर से आप सोचे कि हाँ भाई ये सही हो सकता है? बिल्कुल भी सही नहीं है, बताता हूँ क्यों नहीं। इसलिए क्योंकि इंडिया डिस्कवर, भाई इंडिया कहाँ छुपा हुआ था? इंडिया तो पूरी दुनिया को पता था वास्को डी गामा से पहले कि हाँ इंडिया है और यहाँ पर है। फिर इंडिया की डिस्कवरी कैसी? अमेरिका थोड़ी ना था कि छुपा हुआ था पूरी दुनिया से, पता ही नहीं था किसी को, रेड इंडियंस के बारे में नहीं पता था किसी को, इंडिया के बारे में सबको पता था भाई। तो ये सेंटेंस ही गलत है। अच्छा सही क्या हो सकता है? क्या ये हो सकता है वास्को डी गामा डिस्कवर इंडिया बाय सी रूट? क्या लगता है आपको ये सही है? ये भी सही नहीं है, क्यों बताता हूं। भाई देखो, इंडिया ऐसा नहीं है कि इंडिया दुनिया को मालूम था। ऐसा भी नहीं है कि सी रूट से नहीं मालूम था, वो भी मालूम था। अरब यहाँ से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, साउथ, ठीक है, वेस्टर्न भी ऐसा, चलो अरब छोड़ दीजिए, यूरोप क्या ट्रेड नहीं करता था सी रूट से? इंडिया से करता था। एंशियंट इंडिया में हमारे पास रेफरेंस है, ये जो रूट है ना मेडिटेरियन होते हुए, ये जो रेड सी होते हुए, ये इस रूट से किया करता था। हमारे पास एक बुक है, उसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी। एथेरियन के मीनिंग होता है रेड सी, ये रेड सी। तो यहां से ट्रेड होती थी इंडिया से। ये बहुत पुरानी बुक है, आज से 2000 साल पुरानी बुक है, 100 एडी की बुक है, एंशियंट इंडिया की। तो वो रेफरेंस देती है कि मतलब यही है कि ये रूट का रेफरेंस दे रही है। वो पूरी जो लिखी गई है ना नेविगेशंस के ऊपर लिखी है, सी रूट के ऊपर लिखी गई है, वो कोस्टल रीजन के ऊपर लिखी गई है, ठीक है ना ये बुक। तो वो हमको है ना उसके राइटर के बारे में हमें मालूम नहीं, हो सकता है रोमन हो सकता है ग्रीक हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बुक है, इसके अलावा हमारे पास कहीं रेफरेंस है तो ये बताती है कि भाई इंडिया से है ना वेस्ट का कनेक्शन लैंड से भी था, सी से भी था। तो ये भी गलत हो गया कि भाई वास्को डी गामा ने इंडिया को सी के जरिए से डिस्कवर किया है, मतलब सी रूट उसने इंडिया का डिस्कवर किया है। और हमारे लिए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि ऐसा कहना। हाँ, यूरोप के लिए हो सकता है क्योंकि यूरोप के पास है ना उन्होंने सी का जो रास्ता था नया वाला, हाँ इसने जो ये रास्ता डिस्कवर किया है ये सही है कि उसने ना एक नया रास्ता इंडिया तक पहुंचने का सी के जरिए एक नया रास्ता डिस्कवर किया वास्को डी गामा ने, ये सही हो सकता है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। और आप है ना ऐसे बहुत सी चीजें हैं हिस्ट्री के अंदर जो इस तरीके से आप देखना चाहिए, ऐसा नहीं कि इजी करके निकाल दो। यूरोप ने ना लिखा है, यूरोपियन हिस्टोरियन ने, कि भाई इंडिया है ना डिस्कवर किया वास्को डी, उनके लिए था वो, उनके लिए था, यूरोपियन के लिए उन्होंने लिखा, हमारे हिस्टोरियन ने वो उसको चलते हुए आ रहा है। बस बहुत सारी चीजें हैं, मैं ना बहुत सारी चीजें आपको है ना जब पढ़ाते रहूंगा ना ऐसी बहुत सारी चीजें बताते रहूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पुर्तगीज तो इंडिया पे आ गए, ठीक है ना, उनका ट्रेड शुरू हो गया।
अभी क्या हुआ है, ये जो इंडिया का कोस्टल रीजन है, जैसे मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बताता हूँ, इसे हम जो एक मिनट, ये जो रीजन है इंडिया की ईस्ट का, इसे कहते हैं हम कोरोमंडल और इसे कहते हैं मालाबार। ठीक है, ये याद रखना आपने। तो यहाँ पे यहाँ तक पुर्तगीज इधर आ गए थे। ठीक है, अब डॉडवेल करके है, आपने नाम सुना होगा बुक का, द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसका राइटर है डॉडवेल। ठीक है, ये क्या बताता है हमें, ये हमें बताता है कि जब पुर्तगीज इंडिया में आए हैं और वहाँ पे यहाँ की कंडीशन देखी है उन्होंने, तो उन्होंने है ना कुछ चीज़ है ना निकाली, तो मतलब कुछ चीज़ उन्होंने है ना समझी है यहाँ पे, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, मतलब ऐसी चीज़ देखी है जो उनके फायदे में थी या उनके हक में थी, और या उसका उन्होंने बहुत ज़्यादा फायदा उठाया है। तो डॉडवेल उनको मेंशन करते हैं वो क्या थी। तो पहली चीज़ वो जो मेंशन करता है वो ये है कि भाई ये पूरा जो रीजन है ना साउथ, मतलब जितना जो रीजन है कोस्टल रीजन, यहाँ पे छोटे छोटे राजा रजवाड़े थे, और वो आपस में जेलेसी थी, आपस में हॉस्टिलिटी थी, दुश्मनी थी। तो इन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया बहुत खतरनाक तरीके से। क्या करते थे ये, एक को सपोर्ट करके दूसरों को हरा देते थे और फिर फायदा ले लेते थे, या फिर है ना कानाफूसी करते थे, चापलूसी करते थे और फिर फायदा ले लेते थे। ये काम किया उन्होंने। ठीक है, दूसरा जो उन्होंने किया है वो ये कि क्या होता था, जैसा मैंने यहाँ कहा है कि यहाँ पे पहले मुस्लिम ट्रेडर जो अरब के थे वो सेटल हो चुके थे, तो ये ट्रेड किया करते थे। तो ये कोरोमंडल से क्या करते थे, चावल के ट्रेड किया करते थे, और इधर है ना मतलब जो मालाबार कोस्ट है यहाँ ज्यादा चावल नहीं होते थे, यहाँ बहुत ज्यादा होते थे कोरोमंडल पे, यहाँ से चावल लेके आते थे यहाँ से ऐसा, और यहाँ पे बेचते थे इधर। तो ये बहुत ज्यादा होती थी यहाँ की एज। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये देखा कि हमारे पास जो है ना शिप जो है अच्छी है, हम क्या करेंगे, ये जो अरब ट्रेडर है इनका रास्ता यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे, या फिर यहाँ से जो है ना ये जो पूरा जो रीजन है ये इधर का, मतलब ये जो रीजन है इंडियन सी का, ये ब्लॉक कर देंगे ताकि इनका जो है ना अरब से कांटेक्ट खत्म हो जाए, या इधर से मतलब ये कांटेक्ट खत्म हो जाए। तो ये उन्होंने ये देखा है कि हम ये कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज कि हम ये कर सकते हैं, हमारे में ताकत है। तीसरी चीज उन्होंने क्या किया है, उनके फायदे में ये थी कि उन्होंने देखा यहाँ पे साउथ में है ना कोई भी ऐसी बड़ी ताकत नहीं है, कोई बड़ी ऐसी पावरफुल ताकत नहीं है, जो जब वक्त गुजरते गए तो उनके एम्बिशंस बढ़ते गए, तो उनको देखा कि हमें रोकने के लिए कोई बड़ी ताकत नहीं है जो हमें रोक सके। ये तीसरी चीज। चौथी चीज उन्होंने क्या देखा कि हमारे पास जो नेवल पावर है, जो शिप की पावर हमारे पास है, जितने बड़े बड़े ह्यूज शिप हमारे पास है, या जितनी नॉलेज हमारे पास है, ये है ना इंडियंस के पास नहीं है, ना अरबों के पास है। तो उन्होंने ये सबसे बड़ा उनके फायदे में था कि हम क्या कर सकते हैं, ये शिप के थ्रू है ना इनको है ना मतलब टेकल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज डॉडवेल कहता है कि ये पुर्तगीज के हाथ में थे सारी चीजें। अब देखिए क्या हुआ है, जैसा मैंने कहा है कि पहला कौन आ गया है, 1498 में वास्को डी गामा आया। वास्को डी गामा कुछ वक्त तक रहा, फिर वास्को डी गामा वापस चला गया। दूसरी शिप जो आई है ना वो आई है अल्वेरेज कॉब्रेल में, अल्वेरेज कॉब्रेल ने लेके आई है। ये आई है 1500 में, ये भी कालीकट पहुंचा, और जमोरिन से अब मतलब उनसे कांटेक्ट अच्छे हो गए थे। फिर इर्द गिर्द के दूसरे भी जो कोस्टल रीजन है वहां तक, जैसे कि कोचीन है, आ, मतलब कालीकट है, और भी जो दूसरे जो कोस्टल रीजन है वहां तक इनके जो है ना ट्रेड होती थी। अब इनके लिए मुश्किल क्या था पता है, इनके लिए अगर से इनको ट्रेड करना है, मोनोपोली कायम करना है, तो अरबों को खालना है। तो इन्होंने ये किए कि अरबों से दुश्मनी ली, और इनको पता था कि अगर से हम अरब ट्रेडर को यहाँ से जब तक नहीं निकाल सकते, या जब तक इनको है ना खत्म नहीं कर सकते, जब तक है ना हम अपने पैर नहीं जमा सकते, तो इन्होंने अरबों के साथ है ना एकदम वार शुरू कर दी। तो ये क्या करते हैं, जहां भी अरब दिखे तो उनको है ना, चाहे वो कोई भी अरब हो, उनको बस, चाहे वो कोई भी अरब हो तो घर से निकाल निकाल के मारते थे बहुत खतरनाक तरीके से ना, मतलब वही काम करते थे ये बस के, जहां अरब दिखे तो ये रीजन पे जहां अरब दिखे तो उनको मारने का, और उनको है ना उनसे मतलब उनकी शिप है उनकी लूट लेने का, यहाँ से रास्ता ब्लॉक कर दिए थे, यही काम किए इन्होंने। तो इसने भी यही किया अल्वेरेज कोब्रिल ने, कि बहुत सारे अरबों को इसने, जो ये मालाबार कोस्ट है यहाँ पे बहुत सारे अरबों के साथ इसने झगड़े मोल लिया, और बहुत से को है ना बहुत से लड़ाई हुई है। पलटी में अरब ने भी इनके साथ लड़ा है, और और इनकी ने फैक्ट्री वगैरह भी जलाई है। फिर ये कॉन्फ्लिक्ट चली है अरबों की और पुर्तगीज की इस टाइम पे। ठीक है ना, फिर बाद में फिर क्या हुआ है, कॉबरेज चला गया, वास्को डी गामा दूसरी मर्तबा आया है। ठीक है ना, दूसरी मर्तबा आया है,
ये अब यहाँ पे 2-3 साल तक रहा है, ये 2 साल तक, और 3 में वापस गया है। इसने ना कई जगहों पे जैसे कैनानोर वगैरह में फैक्ट्री कायम की थी अपनी। ठीक है। पुर्तगीज ने क्या किया था, पुर्तगीज ने अब गवर्नरों को अपॉइंट करना शुरू कर दिया था। वो 3 साल की पॉलिसी थी उनकी, 3 साल के टर्म के लिए वो है ना गवर्नरों को अपॉइंट किया करते थे। और उनका पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 1505 से लेके 1509 तक ये इंडिया में रहा है। ठीक है। अब ये जो गवर्नर था ना, ये सूझबूझ वाले गवर्नर अपॉइंट किया करते थे, जिनके पास है ना जो समंदर के नॉलेज भी हो, साथ में कमर्शियल भी नॉलेज हो, और इसके साथ साथ है ना वो एक अच्छा कमांडर हो, अच्छा मतलब ये सारी चीजें वो देख कर है ना ये किया करते थे, अपॉइंट किया करते थे। तो इसको जो पावर दिए थे ना फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को, देखिए कितने पावर दिए थे। ये चाहे तो किसी के साथ अगर इसको लगता है वार करना है तो इसके पास फुल पावर थे। किसी के भी साथ, कोई राजा, कोई रूलर, कोई भी किसी के भी साथ अगर से इसको ट्रेडी करना है, कोई भी ट्रेडी, इसके पास फुल पावर थे। रेगुलेशन ऑफ कॉमर्स, कमर्शियल एक्टिविटी को रेगुलेट करने, ये मतलब करता धरता यही था। तो कॉमर्स को भी रेगुलेट कर रहा है, और वार्स और पीस को भी अगर से मतलब कोई मामला है इसके रिगार्डिंग तो उसको भी यही देखेगा। तो इसके बाद इतने ज्यादा पावर थे। ठीक है। अब ये जब इंडिया में आया है तो इसके कुछ ये पहले से ही ये एम लेके आया था, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेके आया था कि मुझे क्या करना है। तो इसका क्या एम थे, तो इसके एम ये थे कि ये देखो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, मैं वैसे ही बोलते चलूंगा आपको, और इसने फिर ये एम को किस तरीके से पूरे किया है ये भी आपको बताते चलूंगा। तो देखिए पहला एम उसका ये था कि ये जो अफ्रीका कोस्ट है इतना पूरा, तो इसको कंट्रोल करना। क्यों? ताकि इनका जो रूट है ना ये सेफ हो जाए। ठीक है। तो ये एक एम उसका। दूसरा एम ये था कि ये जो मालाबार कोस्ट है इंडिया का, यहां से अरबों की जो ट्रेड है उसको खत्म करके है ना पुर्तगीज की जो मोनोपोली है ट्रेड पर वो कायम करना। ठीक है। दो। तीसरा उसका ये था कि भाई यहां से इंडिया से जो या साउथ एशिया से जो ट्रेड होती है, तो ये जो रूट था, जैसे कि ये गल्फ ऑफ एडन, ये गल्फ ऑफ एडन है, ये ओमान है, और देखेंगे आप ये रेड सी है, इधर से हुआ करती थी, यहाँ से यूरोप जाया करता था, यहाँ से एशिया जाया करता था। तो इसको इसको खत्म करके, इसको ये रूट को खत्म करके यूरोप में अगर से ट्रेड करना है तो ये रूट जो कैप ऑफ कैप गुड होप का जो रूप है इससे शुरू कर देना ट्रेड को। ये तीन उसके क्या थे, प्राइम मोटिव्स थे। और एक पुर्तगीज की मोनोपोली इंडियन ओशन पर, ये पूरा क्या है इंडियन ओशन है, तो इस पे वो चाहता था कि पुर्तगीज की मोनोपोली हो जाए, यहाँ से किसी की भी कोई भी मतलब समंदर हमारा हो जाए। तो ये चार मोटिव्स देके आया था। ये चार उसके क्या थे, मोटिव्स थे, चार एम थे, चार ऑब्जेक्टिव थे। अब इसको उसने किस तरीके से पूरा किया है ये बताता हूँ आपको। तो देखिए सबसे पहले उसके पास मतलब उसका एक मिनट इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। तो सबसे पहला उसका मोटिव ये था कि अफ्रीका का जो कोस्टल रीजन है उसको कंट्रोल करना। यहाँ पे बहुत सारे अरब ट्रेडर थे, बहुत सारे है ना मुस्लिम मतलब ट्रेडर्स थे और सेटलमेंट थे, तो उनको यहाँ से है ना मतलब एक तो खदेड़ना, या अरब के जो ट्रेडर्स है उनको यहाँ से है ना मतलब मार्केट से खाली करवाना। तो ये उसने किया है, इसमें सक्सेस भी हो गया था। ठीक है। तो यहाँ से ये तो हो गया, और इसके जरिए से खुद का जो रूट है उनका, मतलब जो यहाँ से वो शिप्स वगैरह जहाज वगैरह ले जाते थे वो सिक्योर हो गया। और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, इन मार्केट पर अपने बंदों को बैठाना शुरू कर दिया। ठीक है, पुर्तगीजों को। ये दूसरा उन्होंने क्या किया, अरबों को यहाँ से मतलब इंडिया जो मालाबार कोस्ट है यहाँ पे, जिस तरह मैंने कहा था कि पूरे रीजन में अरब सेटल हो चुके थे और अरब यहाँ से ट्रेड किया करते थे, कोरोमंडल से मालाबार राइस के ट्रेड किया करते थे, और स्पाइसेस, कॉटन्स वगैरह और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ से है ना ये एशिया ले जाया करते थे, इराक, ईरान, ये यहाँ से फिर है ना अब अफ्रीका इधर वगैरह, इजिप्ट वगैरह ले जाया करते थे। ठीक है ना। तो ये यहाँ से ट्रेड किया करते थे, यहीं से नहीं, इंडिया से नहीं बल्कि साउथ एशिया से भी, यहाँ की जो बहुत सारे जकार्ता है, जावा है, मलेशिया है, इंडोनेशिया, यहाँ से भी वो ट्रेड किया करते थे इस रूट से। ठीक है।
तो वो क्या चाहता था कि इनको यहाँ से मतलब इनकी जो ट्रेड है ना इनको खत्म करना। तो वो क्या किया उसने पता है, मतलब उसने सबसे पहले है ना उनसे साथ झगड़ा लड़ा, और लड़ने के बाद साथ बहुत सारे रूलरों को अपने तरफ फेवर में किया। और यहाँ पे नीचे जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका के रूलर पे हमला करके उसको है ना, जो पुर्तगाल का एम्पायर है, किंग है, तो उसको ट्रिब्यूट देने के लिए राजी कर दिया कि उसको क्या मान लो, आप उसको सुप्रीम पावर मान लो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे श्रीलंका पे इन्फ्लुएंस हो गया। दूसरा यहाँ पे मालदीव है ना, छोटा सा मालदीव आइलैंड है यहाँ पे, छोटा सा। तो यहाँ पे भी है ना अरब भी सेटल थे, अरब, और यहाँ पे छोटा सा आइलैंड है, तो इसको उन्होंने कैप्चर कर लिया, मतलब इस पे भी उसकी क्या हो गई, कब्जा हो गया। अब देखिए इसके जरिए से क्या हुआ, जो अरब यहाँ से इधर इस तरीके से जहाजों से लेके आते था, इनका यहाँ से रास्ता ब्लॉकेज हो गया। और यहाँ से जाते थे ना इधर से, तो ये भी रास्ता ब्लॉकेज हो गया। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। ठीक है, दूसरा उसने क्या किया, दूसरा उसने ये किया जो विजयनगर का एम्पायर है, विजयनगर एम्पायर है, तो उसके साथ है ना दोस्ताना ताल्लुकात कायम कर लिए, फ्रेंडशिप कर ली। अब देखिए यहाँ पे है ना ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इसलिए कि अरब, देखिए अरब है ना, अरबों के पास जो सबसे कीमती चीज थी ट्रेड के लिए, वो थी उनके घोड़े, वो थे उनके हॉर्स। जो अरबी हॉर्स है वो दुनिया में यूनिक थे, बहुत सा मतलब बहुत यूनिक थे, वो कहीं नहीं मिलते थे। और वो हॉर्स है ना, वो जंगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। हॉर्स यूरोप के पास भी थे, लेकिन यूरोप के पास वैसे हॉर्स नहीं थे जो अरबों के पास थे। तो इन्होंने है ना, जो विजयनगर है, वो अरबों के साथ जो उनके रिलेशन थे ना, वो इम्पोर्टेंट हो और भी हो सकते हैं, लेकिन हॉर्स जो वो प्रोवाइड किया करते थे उसके साथ, उसकी वजह से बहुत ज्यादा थे। तो इसने वादा किया इनके साथ कि मैं भी आपको है ना वो हॉर्स उस तरीके के प्रोवाइड कर दूंगा। अब ये मैनेज कैसे किया होगा उसने, ये अरबी हॉर्स जो है ना, ये जो इधर आते थे अफ्रीका इधर, तो यहाँ पर ट्रेडर्स से उन्होंने शायद कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, और इस तरीके से ये प्रोवाइड किया करता था। तो ये हुआ कि उसने विजयनगर में अंपायर मतलब एम्पायर के साथ उसने अपने मतलब रिलेशन कायम कर दिया। तो ठीक है ये चीज हो गई, मतलब अरबों को भी उन्होंने थोड़ा सा उनके जो पावर है, मतलब वो थोड़े से सेटलमेंट है, उनको उसने बहुत बड़ा धचका दे दिया था। फिर मतलब डाइवर्ट करने के लिए, मतलब यहाँ के ट्रेड रूट और इंडियन ओशन पे मोनोपोली कायम करने के लिए उसने ये किया कि उसके देखो इसने है ना यहाँ पे गुजरात है, और यहाँ पे है ना विजयनगर है, तो यहाँ पे है ना बहमनी एम्पायर भी था। तो दोनों के साथ लड़ाई भी किया उसने, अपने बेटे को यहाँ भेजा था उसने चौल में इनके साथ लड़ने के लिए। तो पहला इसका बेटा जो उसका पूरा मतलब सगा बेटा था, तो वो हार गया था और उसकी डेथ हो गई थी यहाँ पे। चौल जो मुंबई के नीचे आता है, कंबाइंड फोर्सेस थी गुजरात की और बहामनी एम्पायर मतलब बहामनी किंगडम की। तो ये माफ कीजिए, तो ये हार गया था। दूसरा खुद उसने हमला किया था 1508-9 में, और वहां पे फिर वो जीत गया था इनसे, ठीक है ना, इनसे जीत गया था। और ये चीज उसने किया आगे फिर माफ कीजिए, ठीक है ये मैं बता चुका हूँ। चोल में हारे थे और दीव में फिर उन्होंने हरा दिए थे कंबाइंड फोर्सेस को, बीजापुर और गुजरात के। अब देखिए एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके 4 एम थे, 4 में कि उसने क्या किया, 2 एम जो है उसके लास्ट के, या उसे है ना क्या चाहिए, क्या करना है उसे, कि समंदर में मोनोपोली चाहिए, मतलब इंडियन ओशन में। और दूसरा उसे है ना जो पूरी ट्रेड है इंडिया से, या इंडिया की जो ट्रेड है, या फिर साउथ ईस्ट एशिया की जो ट्रेड है, वो डाइवर्ट करना चाहता था किधर, पूरे यूरोप में जो सामान पहुंचे वो कैप ऑफ गुड होप इस रास्ते से, जो उन्होंने खुद डिस्कवर किया है। तो ठीक है ये चाहता था। अब देखिए इसने खुद लिख कहा भी था कि भाई अगर से इंडिया में आप मतलब आप इंडिया को जीतना चाहते हो, या इंडिया में आप अपने आप को अपने कदम जमाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, समंदर पे कब्जा करना होगा। समंदर आपका होगा तो इंडिया आपका हो जाएगा ठीक है, वरना समंदर आपका नहीं तो फिर खाप छोड़ दो इंडिया में कब्जा जमाने की। तो ये खुद कहता था, इसी को कहते हैं कार्टर्स पॉलिसी। ठीक है, अब कार्टर्स पॉलिसी के बारे में एक और चीज आपको बताता हूँ, दूसरा व्यू उसका। एक तो ये व्यू यही है कार्टर्स पॉलिसी का, समंदर आपका कर लो। दूसरा जो मैं आपको बताता हूँ कार्टर सिस्टम, ये क्या होता था। देखिए ये होता था, ये मतलब ये पूरा समंदर पे इन्होंने कब्जा कर लिया, जहां जहां इन्होंने कब्जा किए, जहां जहां इन्होंने है ना कब्जा कर लिए, जहां जहां इनके जहाज खड़े हुए हैं, तो उन्होंने सर्कल बना दिया कि ये अब हमारा है, मतलब समंदर हमारा है अब।
यहाँ से अगर से किसी को जाना है तो फिर हमको तुम्हारा जहाज को हम जाने देंगे, जब ही जाने देंगे जब हम तुम हमको टैक्स देंगे, तुम हमको इसकी ड्यूटीज देंगे, जितना हम मांगेंगे उतना देना पड़ेगा, वरना हम तुमको यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। तो बहुत सारे ट्रेडर थे, अरब ट्रेडर थे, उनसे लेते थे। साउथ एशिया से बहुत सारे जहाज जा रहे हैं, इराक जा रहे हैं, ईरान जा रहे हैं, मतलब इधर साउथ अफ्रीका, इजिप्ट वगैरह जा रहे हैं। तो उनसे सबके जहाज को रोकते थे, उनसे ड्यूटीज मांगते थे कि समंदर हमारा है। जैसे इंडिया में से अगर से यहाँ से इधर से कोई जाएगा तो हम ड्यूटीज मांगेंगे ना उससे, वैसे ही समंदर में मांगते थे। तो इसको कहते थे कार्टस सिस्टम, ठीक है ना। इसको लाइसेंस सिस्टम भी कहते थे, मेरे टाइम ट्रेड लाइसेंस या परमिट सिस्टम भी कहेंगे इसको, ठीक है। तो ये होती है कार्टस पॉलिसी, जो इसने स्टार्ट किया था और ये बहुत लंबे वक्त तक चली है, ठीक है। अब एक चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ यहीं पे बता दूंगा, आगे भी बताऊंगा, कि जो जितने भी मतलब सेटलमेंट है या फैक्ट्रीज है जो पुर्तगीज ने सेटल किए थे, तो इनके पूरे के पूरे सेटलमेंट है ना, ज्यादातर मतलब पूरे ऐसे ही समझो पूरे सेटलमेंट थे वो मालाबार साइड पे थे, ठीक है ना। जिसमें गोवा है, कोचीन है, केलोन है, कालीकत है, केनानौर है, उधर दामन दीव, नागर हवेली, ये सारे ऊपर तक ये इसी साइड पे थे, हाँ। तो ये आसान है, एक ट्रिक है, समझो आपको बता रहा हूँ कि पुर्तगीज का मतलब जितने, मगर फैक्ट्री याद करना है आपको या कहीं एग्जाम में भी आ जाए तो इसे ही याद रख लीजिए कि उनके फैक्ट्रीज जो थे ना सारे के सारे वो मालाबार साइड पे थे, कोकन साइड पे थे, ठीक है ना। इंडिया के वेस्ट साइड पे थे, ईस्ट में वो ज्यादा नहीं फैले कहीं पे, मतलब ये समझिए कि इधर फैक्ट्रीज नहीं है उनकी ईस्ट में, मद्रास में भी नहीं, उधर बंगाल, ऐसा समझिए, इनको निकाल ही दीजिए, बस इतना ही याद रखिए, ठीक है। आगे भी बताऊंगा इसके बारे में कहाँ कहाँ फैक्ट्रीज थी। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये पूरे के पूरे ये मैप को इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपने यही देखी है कि पुर्तगीज के कहाँ कहाँ फैक्ट्रीज है। कोचीन, कालीकट, केनानौर, गोवा में दामन दीव, बेसेन, दादरा नागर हवेली, ये सारे इधर देखेंगे, इधर नहीं मिलेंगे इनके। और इधर इसको है ना कंफ्यूज भी मत होइए, इधर एक तो जगह थे इनके, लेकिन इसको है ना ऐसा समझिए कि इनको इधर इनके फैक्ट्रीज नहीं थे, बस इधर ही। अब इधर का कहीं पे भी रीजन आता है एग्जाम में, कोई भी अगर से कोई भी मतलब कुछ भी पूछता है इधर का, और आपको लगता है कि ये जैसा कि हुगली पूछ लिया, पौंडीचेरी पूछ लिया, या मसूलीपट्टनम, नागापट्टनम, ये कुछ भी पूछ लिया, तो ऐसा समझिए यार पुर्तगीज का ऑप्शन है उसमें, तो उसको वहीं से क्या कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, क्योंकि पुर्तगीज इधर आई ही नहीं, पुर्तगीज का सेटलमेंट इधर ही था, ठीक है। तो ये बस समझने के लिए, हाँ। अगला जो हमारे पास पुर्तगीज गवर्नर है उसका नाम है अफाल्सो डी अल्बुकार्क, जिसने पुर्तगीज के जो एम्पायर को है ना इंडिया में है ना कंसोलिडेट किया, फैलाया, जिसे है ना रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज एम्पायर इन इंडिया कहा जाता है। इसके बारे में हम यहाँ से अगले लेक्चर में बात करेंगे।